तो आइए शुरू करते हैं वेटिंग फॉर अ वीजा, जिसे लिखा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। आइए शुरू करते हैं। मेरी पिटीशन एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास चक्कर खा रही थी। मुझे फाइनल रिप्लाई मिलता उससे पहले ही वो मनहूस दिन आ गया। पारसी सराय में ये मेरा 11वां दिन था। सुबह ब्रेकफास्ट करके मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। मैं बुक्स लेकर निकल ही रहा था जिन्हें मुझे आज लाइब्रेरी में वापस करना था कि तभी मैंने सीढ़ियों पर कुछ लोगों की आवाज सुनी। मुझे लगा शायद सराय में रहने के लिए कुछ लोग बाहर से आए हैं। ये देखने के लिए कि कौन आया है, मैं रूम से बाहर झांकने लगा। मैंने देखा लंबे तगड़े पारसी लोगों का एक ग्रुप गुस्से में मेरे ही रूम की तरफ आ रहा था। उन सब के हाथ में स्टिक्स थी। उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि ये कोई टूरिस्ट ग्रुप नहीं है, और उन्होंने भी इस बात का प्रूफ तुरंत दे दिया। वो लोग मेरे रूम के बाहर ही लाइन में खड़े हो गए और मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी बनकर यहां रहने की? बदमाश कहीं के, तुमने पारसियों की जगह को अछूत कर दिया है। उनके सवाल बॉम्ब्स की तरह मेरे दिमाग में फट रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं चुपचाप खड़ा रहा। अब और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। मेरी पोल खुल चुकी थी। इनफैक्ट मेरा खुद को पारसी बोलना एक फ्रॉड है और मेरा फ्रॉड पकड़ा गया था। जो गेम मैं खेल रहा था उसमें कभी ना कभी तो पकड़ा जाता। तब ये पारसी शायद मेरी जान ही ले लेते, मगर मेरी चुप्पी और डर ने मुझे बचा लिया। तुम यहां से कब जा रहे हो? उनमें से एक ने पूछा। बड़ी मुश्किल से एक शेल्टर मिला था, मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अब मुझसे चुप नहीं रह गया। मैंने उनसे कहा, मुझे कम से कम 1 हफ्ते की मोहलत तो दो। मैंने सोचा कि तब तक शायद मिनिस्टर मुझे स्टेट बंगलो दिलवा देंगे, लेकिन उन पारसी लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे अल्टीमेटम मिला कि शाम तक मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चलता बनूं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने अपना सारा सामान समेटा और वहां से निकलकर सड़क पे आ गया। अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उस वक्त मेरी हालत क्या थी मैं क्या बताऊं। मैं फूट फूट कर रोया। मेरे दिल से सबके लिए बद्दुआएं निकल रही थी। मेरे सर से छत छीन ली गई थी। कहने को तो वो जगह किसी जेल की कोठरी से कम नहीं थी, लेकिन मेरे लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। पारसियों के चले जाने के बाद मैं कुछ देर सोचता रहा कि अब मैं क्या करूँ। मुझे पूरा यकीन था कि जल्दी मुझे स्टेट बंगलो मिल जाएगा और फिर मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसलिए घर की प्रॉब्लम एक टेम्पररी प्रॉब्लम थी। इस बारे में ज्यादा टेंशन क्या लेना। तब तक मैं किसी फ्रेंड के घर जा सकता हूँ, लेकिन बड़ौदा में मेरा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था जो मेरी तरह अनटचेबल हो। दूसरी जात वाले कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स थे। एक हिंदू था और एक इंडियन क्रिश्चियन। पहले मैं अपने हिंदू फ्रेंड के घर गया। मैंने उसे सारी स्टोरी सुनाई। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और दिल का बड़ा अच्छा था। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर दुख हुआ, मगर उसने एक बात बोली, तुम मेरे घर आ सकते हो मगर मेरे सारे नौकर भाग जाएंगे। मतलब ये कि उसने हिंट दे दिया था कि कोई अछूत उसके घर नहीं आ सकता। मैंने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। अपने क्रिश्चियन फ्रेंड के पास मैं जाना नहीं चाहता था। एक बार उसने मुझे अपने घर पर रहने के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन तब मुझे पारसी सराय में रहना था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया था। इसकी एक वजह थी, उसकी कुछ हैबिट्स मुझे पसंद नहीं थी और अब उसके घर जाकर मैं उसका एहसान नहीं लेना चाहता था। मैं अपने ऑफिस गया, लेकिन अपने लिए एक शेल्टर ढूंढने का मैं कोई चांस मिस नहीं करना चाहता था। एक फ्रेंड ने मुझे उसी क्रिश्चियन फ्रेंड के पास जाने की एडवाइस दी। जब मैं उसके घर गया और उससे रहने के लिए पूछा तो उसने बोला, मेरी वाइफ कल बड़ौदा लौट रही है, उससे पूछ के बताता हूँ। बाद में मुझे पता चल गया था कि उसने बड़ी डिप्लोमेटिकली मुझे टरका दिया था। असल में वो और उसकी फैमिली ओरिजिनल ब्राह्मण कास्ट के थे, लेकिन अब वो क्रिश्चियन बन चुके थे। कन्वर्ट होने के बाद मेरा फ्रेंड तो लिबरल सोचता था, मगर उसकी वाइफ अभी भी ऑर्थोडॉक्स ख्यालों की थी और मुझ जैसे अछूत को घर में नहीं रखना चाहती थी। मेरी आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिल गई थी। शाम के करीब 4 बज रहे थे जब मैं अपने इंडियन क्रिश्चियन फ्रेंड के घर से निकला। मेरे सामने सबसे बड़ा एक ही सवाल था कि कहाँ जाऊं। पारसी सराय मैंने छोड़ दी थी और किसी फ्रेंड के घर मुझे जगह नहीं मिली। अब बस एक ही रास्ता बचा था कि मैं बॉम्बे लौट जाऊं। बड़ौदा से बॉम्बे की ट्रेन रात 9 बजे छूटती थी। अभी 5 घंटे बाकी थे। 5 घंटे कैसे गुजारे जाएं? क्या फिर से किसी सराय में जाऊं या फ्रेंड के घर जाऊं? पारसी सराय जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कि कहीं वो लोग मुझ पर अटैक न कर दें। दोस्त के घर में जाना नहीं चाहता था। मैं मजबूर था, लेकिन उसके सामने मैं खुद को और मजबूर नहीं दिखाना चाहता था। तो मैंने सोचा चलो कमाठी बाग पार्क में चलता हूँ, जो शहर और कैंप के बीच में पड़ता है। उस वक्त मेरे माइंड में कई सारी बातें घूम रही थी। मेरे साथ अब तक जो कुछ हुआ था उसके बारे में, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत याद आ रहे थे। करीब 8 बजे मैं गार्डन से निकला, एक टांगा लिया और सीधे पारसी सराय आकर रुका। मैंने अपना लगेज उतारा। केयरटेकर मुझे देखकर बाहर आ गया। हमने एक दूसरे को देखा। वो भी चुप रहा और मैं भी चुप रहा। शायद उसे लग रहा था कि शायद उसकी वजह से ही मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने उसका बिल दिया और वो चुपचाप पैसे लेकर वापस अंदर चला गया। मैं बड़ी उम्मीद लेकर बड़ौदा आया था। मैंने कई सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए थे। वॉर टाइम चल रहा था। इंडिया में कई सारे एजुकेशनल सर्विसेज में वैकेंट पोस्ट थी। वैसे तो मैं लंदन में भी कई जाने माने लोगों को जानता था, मगर मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया था। मुझे लगा मेरी फर्स्ट ड्यूटी बड़ौदा के महाराज के लिए है, जिन्होंने मेरी एजुकेशन का सारा खर्च उठाया था, और आज मैं बड़ौदा में 11 दिन रहकर वापस बॉम्बे जाने को मजबूर हूँ। पूरे 18 सालों तक मुझे ये सीन नहीं भूला था। गुस्से में पागल 1 दर्जन पारसी हाथों में डंडे लिए मेरे आगे खड़े हैं
और मैं उनसे रहम की भीख मांग रहा हूँ। और इतने सालों बाद भी इस बात को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि एक अछूत जितना हिंदू के लिए अछूत है उतना ही पारसियों के लिए भी है।